खबर तफसील से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में गुज़िश्ता 2 महीने से जारी मुजाहरे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस संजय कौशल, जस्टिस M.K. जोसेफ की बेंच ने इस मामले में समाअत करते हुए कहा कि शाहीन बाग की खवातीन को मुजाहरे करने का इख्तियार है, लेकिन इसके लिए वो सड़क जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दिल्ली हुकूमत, दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत से मुजाहिरीन का मसला मुज़ाकरे के जरिए हल करने की हिदायत दी। 17 फरवरी को अदालत ने सीनियर वकील संजय हेगड़े को शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के लिए मुकर्रर किया और उनके साथ वकील साधना रामचंद्रन का भी नाम मसालहतकार में शामिल किया। ये दोनों वकील मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत हबीबुल्ला और चंद्रशेखर आजाद को मसालहतकार वकील और शाहीन बाग मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरे के अमल में मदद करने का हुक्म दिया है। मामले की अगली समाअत 24 फरवरी को होगी। तो सीनियर वकील संजय हेगड़े ने एक बयान जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के लिए मसालहतकार मुकर्रर किए जाने की जिम्मेदारी को कबूल किया है। My colleague Sadhana Ramchandran and I accept the responsibility placed upon us by the Supreme Court. We will be meeting all parties with a view to assisting them to resolve their issues in a manner that respects and safeguards both the rights to protest and the requirements of orderly civic life. We hope that our assistance leads to these matters being resolved in good faith and to the satisfaction of all parties. सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर शाहीन बाग के मुजाहिरीन और मुंतजमीन ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को एहतजाज की जगह तब्दील करने के मामले के बजाय उनके अहम मसले पर बातचीत करना चाहिए। मुजाहिरीन के मुताबिक वो शाहीन बाग में ही एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। सुप्रीम कोर्ट के जरिए शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर के आज 3 इंटरलोकेटर को मुकर्रर किया गया है। वो शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन शाहीन बाग के लोगों का क्या मत है, उनका क्या मानना है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच आखिर शाहीन बाग के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो अपना प्रदर्शन तब्दील करेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह से 3 लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो लोग आएंगे आपसे बात करने के लिए कहीं और, आप लोग बैठ जाइए। देखिए, हम लोगों से जो ये कहा जा रहा है कि लोग आएंगे बात करने के लिए, तो जब बात होगी और किसी डिसीजन पे लेगी, उसके बाद हम अपनी राय देंगे कि क्या बात हो रही है। पहले बात तो वो शुरू करें। यहाँ हमें हम लोगों की परेशानी तो देखें। आकर अब सुनने में ये आया कि 1 हफ्ते तक की और बात ये टल गई है ना। तो ये तो कब से ये बात जो है टली जा रही है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज हम लोग 65 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या कहते हैं, इतनी तकलीफ में बैठे हुए हैं, ये दादी वगैरह इन लोग आकर के बैठी हुई, ये बात आखिर कब सॉल्व होगी? हम लोग तो सॉल्व करने ही के लिए बैठे, हम लोग अपना कहाँ कुछ वो रख रहे हैं। जो ये बात रखी गई है उसको मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है पूरे मंत्रालय से कि भाई हमारी परेशानी को समझें और उसको सॉल्व कर दे। और ये कितने दिन लंबा खींचेंगे? एक यही मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना। तो दादी ये कहा गया कि रास्ता बंद नहीं कर सकते, कहीं और जाके आप प्रदर्शन कर लीजिए। उन्हें रास्ते की परेशानी हो रही है, उन्हें रास्ते की परेशानी दिखाई दे रही है, उन्हें हमारी परेशानी नहीं दिखाई दे रही। हमें कितनी परेशानी हो रही है, हमारी भी तो परेशानी को देखें, रास्ते की परेशानी को देख रहे हैं, हमारी भी देखें परेशानी, आगे हमारे बच्चों की भी परेशानी देखें। क्या हम किस लिए बैठे हैं? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ से जो दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या ये इरादा है कि सारी जिंदगी यहाँ पे प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा? ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा? आखिर यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कराने का क्या वजह है? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे PM मोदी जी, हमारे गृह मंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ को जो है, ये इतना संवेदनशील मामला है, इसको जल्दी से सुनवाई करनी चाहिए। तो डेट पे डेट और आगे ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। अरे 2 मिनट की बातें हैं, वो आके यहाँ पे कर ले, रख दे, उसके बाद ये सारे प्रोटेस्ट हट जाएंगे। किसी को शौक है जो दिन 24 घंटा रोड पे बैठा रहे? इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सब छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई, किसी को तो शौक है नहीं सारा घर बार छोड़ करके बैठने का। तो एक बड़ा सवाल ये जरूर उठाया है यहाँ पर, कुछ दादियां हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। दादी, ये लोग आपको हटाने को कह रहे हैं कि आप लोग कहीं और। इसने हमारा काला कानून जो है वापस नहीं लेने का, बिल्कुल हम नहीं हटेंगे। बस
कह रहे हैं कि कहीं और आप लोग धरना दे लीजिए। नहीं लेने की जगह हम यही बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं करने का। संविधान को हम बचाने की वजह से बस किसी से हम लड़ नहीं रहे, लड़ाई तो नहीं हम कर रहे हैं, सुकून से हम कर रहे हैं। अदालत कह रही है कि रास्ता बंद नहीं कर सकते। कौन कह रही? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। आप अपनी आवाज उठाइए। इसने हमारा काला कानून वापस करवा दो, हम बैठ जाएंगे। बिल्कुल। दादी क्या कहोगी अब जो ये कहा जा रहा है कि कहीं और प्रदर्शन कर लेना यहाँ से? दो जगह लेकर मरेंगे, कफन लेकर मरेंगे, मार दियो, बैठिए तैयार मरने का ताई। सब में पहले गोली हमारे सीने में मारियो आकर, वैसे नहीं उठेंगे हम जब हमारी मांग पूरी ना होगी, जब हम इंगे से इंगे को भी ना आ जा। क्या कहेंगे सरकार से, क्या करें? हम तो यूँ कहेंगे, जो आवेंगे हम यूँ कहेंगे उनसे सीए एनआरसी एफआईआर ये सब वापिस करवा दो। 1 घंटा नहीं लगा, उठ जाएंगे हम, अपने घर चले जाएंगे सब। और जब ना यू वापिस होगी, जब बैठे रहेंगे। अगर कहीं और भेजा गया तो चले जाएंगे वहाँ? नहीं जाएंगे, बाल बराबर भी नहीं है, चले जाएंगे। तो एक बड़ा सवाल है जो यहाँ महिलाओं की तरफ से ये जरूर उठाया गया है, और वो सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो बात की जा रही है इस पूरे मामले में कि इस मसले को हल कराने के लिए खास तौर से कहा गया है कि इस रोड खाली कर दिया जाए। तो एक सवाल उठाया गया कि क्या ये प्रदर्शन हमेशा चलने के लिए है, आखिर सरकार उनसे बात कब करेगी। ये तमाम बातें यहाँ निकल कर आ रही है। लेकिन एक बात और भी है कि जब तक मांग नहीं मान ली जाती, मुतालबा नहीं मान लिया जाता, आवाज नहीं सुन ली जाती, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। कैमरामैन दीपक विश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वजीर दाखिला शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए साजगार माहौल दरकार है। हमारे गृह मंत्री ने 10 बार बोला है, संसद के अंदर बोला है, आज मैं बिहार शरीफ में आपके सामने बता रहा हूं, तो हम तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं जी। तो शाहीन बाग की औरतों का कहना है कि सरकार हमारे पास नहीं आई। आपकी जानकारी के लिए उनको बाकायदे इज्जत से बुलाया गया है, जो लोग भी आए समय लें, उनसे बात करें गृह मंत्री जी। लेकिन शाहीन बाग में जाके के तमाशा किया जाए, वहां आप हाल देखते हैं ना टीवी पर ना, हल्ला कितना होता है। आइए सौहार्द में बात करिए, हम लोग बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और सीए को लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है, हम जरूर दूर करेंगे। अभी मैंने शांति से आपको विस्तार से बताया, लेकिन हमारी एक समस्या है, हम सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग कर सोने का नाटक करते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, ये समस्या है। आगे बढ़ेंगे। जामिया में पुलिस की कार्रवाई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जामिया तालिब इल्म शायान मुजीब ने कोर्ट में 2 करोड़ का मुआवजा दिए जाने का मुतालबा किया। शायान मुजीब लाइब्रेरी में पुलिस के तशद्दुद का शिकार हुआ था, इसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया था। दिल्ली के साबिक एलजी नजीब जंग का कहना है कि जामिया में पुलिस की कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। अगर इस केस में तलबा कसूरवार पाए जाएं तो उन पर भी कार्रवाई हो। और मेरे तजुर्बे में ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि इस किस्म की बर्बरता मतलब कोई डाकू पे भी हो। ये तो बच्चे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जो कर्मचारी आइडेंटिफाई हों उन पे एक्शन होना चाहिए, और एक संवेदनशील बयान आना चाहिए पुलिस की तरफ से कि आगे ये घटना नहीं होगी। नहीं, मैंने एक देखा है कि एक बच्चा आया है जिसके हाथ में कुछ पत्थरनुमा चीज़ है। अगर ये बाहर से लाइब्रेरी में घुसा है तो वो भी शर्मनाक चीज़ है। नहीं, मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेशन की नहीं गई है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। यूपी पुलिस फायरिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। अदालत ने पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले 23 अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की तफसीलात तलब कर दी हैं। इस मामले में रियासती हुकूमत की तरफ से दाखिल जवाब से अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने मुजाहिरों के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की मेडिकल रिपोर्ट भी रियासती हुकूमत से तलब की है। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान पुलिस फायरिंग से होने वाली अमवात पर अदालत ने रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अदालत ने रियासती हुकूमत से ये सवाल भी किया कि तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ रियासती हुकूमत ने अब तक क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस गोविंद
माथुर की सरबराही वाली खुसूसी बेंच ने यूपी पुलिस तशद्दुद मामले की समाअत की। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हाई कोर्ट में अब तक 14 अर्जियां दाखिल की गई हैं। इन अर्जियों में अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कानपुर और लखनऊ में पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन के खिलाफ की गई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की अदालती जांच का मुतालबा किया गया है। अर्जी गुजारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा और हाई कोर्ट के एडवोकेट कमल कृष्ण राय ने बहस की। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली समाअत के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। बुनियादी बात आज भी वही है कि पुलिस के पास और सरकार के पास अपनी इन गैर कानूनी हरकतों का, जिन्होंने जिस तरीके से गोली चलाई है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर गोली चला के इंजर किया है, 22 लोग इसमें शहीद हुए हैं और जितनी प्रॉपर्टीज लूटी गई हैं, उसके बारे में कोई भी जवाब सरकार के पास उचित नहीं बन पा रहा है। तीसरी बात, ना वो किसी भी प्रेस रिपोर्ट, एक प्रश्न कोर्ट का ये भी था कि प्रेस रिपोर्ट्स में जो इतना कुछ छप रहा है चारों तरफ, उसके बारे में, उसके विषय में क्या जवाब है आपका। तो उसके बारे में भी कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हमने ये देखा है कि जो एक अखबार में छपा था वो गलत था, या दो, वो कह रहे हैं कि हमने कई अखबारों का रिपोर्ट निकाली है, लेकिन कोर्ट ने उसके जवाब में ये कहा था कि ये तो पूरी दुनिया में और छप रहा है और हज़ारों इसकी वीडियोग्राफी और वीडियोस सोशल मीडिया वगैरह पे भी अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में भी सरकार को तीखे प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास जहां तक हमें नजर आ रहा है कोई भी जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। भीमा कोरेगांव मामले को एनआईए की सुपुर्द किए जाने से नाराज एनसीपी सरबराह शरद पवार यादव ने आज मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में एनपीआर पर भी तबादले ख्याल किया गया। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि एनपीआर से मुतालिक रियासत भर में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि जब तक तीनों पार्टियां बैठकर एनपीआर में किन सवालात को शामिल किया जाना है उस पर बातचीत नहीं कर लेती, एनपीआर पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। रियासती वजीर और एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने कहा कि मीटिंग में इस बात पर भी बहस हुई है कि भीमा कोरेगांव केस की जांच रियासती हुकूमत अलग से कराएगी और मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी जाएगी। यहाँ तक सवाल है, एनपीआर को लेके बहुत सारी गलतफहमियां महाराष्ट्र में फैल रही है। सेंसस हर 10 साल में करना ये मैंडेटरी है। सेंसस को लेके पूरी तैयारी की गई है। एनपीआर को लेकर कौन सी प्रश्नावली रखना, कौन सी नहीं रखना, इसके बारे में तीनों पार्टी के लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भीमा कोरेगांव के मामले में, यलगार परिषद के मामले में सेक्शन 10 जो है एनआईए का एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि राज्य सरकार स्वयं भी इंक्वायरी कर सकती है। तो निश्चित रूप से एसआईटी का अपॉइंटमेंट करने का काम गृह मंत्री के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से आने वाले दिनों में लिया जाएगा। उधर 1 मई से महाराष्ट्र में एनपीआर को नाफिज करने की बातें सामने आ रही हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस और एनसीपी लीडरान शिवसेना लीडर और वजीर आला उद्धव ठाकरे के फैसले से मुत्तफिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने हुकूमत महाराष्ट्र में काबीनी वजीर और कांग्रेस लीडर असलम शेख से कई सवाल किए। महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब हमारे साथ हैं। सर, एक बात ये बताइए कि मतलब लोगों में इस ताल्लुक से नाराजगी फैलती जा रही है कि 1 तारीख से जो है वो एनपीआर लागू होने वाला है, 1 मई से लागू होने वाला है। इसके ताल्लुक से आपका जवाब क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरीके की योजनाएं पूरे देश भर में लाई है, ताकि लोग उनसे, जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा उसके बारे में नहीं पूछे, जो कंपनियां बंद हो रही उनके बारे में नहीं पूछे, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में नहीं पूछे, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में। हर प्लेटफॉर्म पे ये सरकार जो है फेल हुई है। और अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इससे अच्छा मुद्दा क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो या एनआरसी हो या सीए हो। और एक तरफ जो है कल अमित शाह बोलते हैं कि आइए बात करने के लिए, दूसरे दिन भाग जाते हैं। यहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी जी आए हैं आज हज के प्रोग्राम में। मैंने उनसे यही कहा कि अक़लियत के नुमाइंदगी होने के, जैसे मैं हूँ, आप हो, हमारी ये जवाबदारी होती है कि हमारे लोग जो हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, फिर चाहे वो दलित के हों चाहे मुसलमान हो, अगर सारे लोग अगर खौफ में रहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि सरकार ठीक काम कर रही है। आप लोग कहाँ मजबूर है? किसने आपको मजबूर किया ये काम करने के लिए? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता हम लोग मजबूर है? और आपके ये शब्द कौन डाल रहा है? अगर मजबूर होते तो मुख्यमंत्री एनआरसी के खिलाफ जाहिर बात ही नहीं करते। उन्होंने तो कहा कि हम एनआरसी के जो है लागू होने नहीं देंगे। एनपीआर के बारे में क्या बोलना है? एनपीआर के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया। जिस तरीके से मीडिया के अंदर चलाया जाए कि भाई एनपीआर के ताल्लुक से नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। आप जब मुझसे कुछ पूछते हैं तो मुझ जवाब लेने के लिए तैयार रहिए, आगे क्यों चले जाते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो पूरे कलेक्टर्स लोगों की मीटिंग हुई थी वो सेंसस के रिलेटेड में हुई थी। उसको जो है आप लोगों ने अनुमान लगा के एनपीआर से जोड़ दिया।
एनपीआर के खिलाफ जब मीटिंग इस तरह की लगेगी तब आप पूछेगा, आप बताएंगे। अभी तक तो इस तरह की कोई हमने लागू करने की मीटिंग नहीं ली है। मेरा ये है कि एनपीआर के ताल्लुक से जो है जो चीज़ें निकली हैं, नोटिफिकेशन निकली हैं, उसकी हकीकत से कितना ताल्लुक है? एनपीआर नहीं होगा ये बात तय है, मतलब माना। एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी इस तरीके की योजनाएं केंद्र सरकार लाएगी जहां पे ना इत्तेफाकी हो, जहां पे अकीलियत के ऊपर जो है जोर लाया जाएगा या उनको तबाह करने की स्कीम लाएगी, महाराष्ट्र सरकार उसको इस महाराष्ट्र पे लागू होने नहीं देगी। उधर मध्य प्रदेश में एनपीआर के निफाज के लिए कमलनाथ हुकूमत गजट नोटिफिकेशन करके भले ही राहत की सांस ले रही हो, मगर न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद कांग्रेस के एमएलए ने ही हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। भोपाल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने सूबाई हुकूमत के जरिए एनपीआर के निफाज के फैसले को न सिर्फ तनक़ीद का निशाना बनाया बल्कि इसके खिलाफ रियासत में तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने कांग्रेस रुकन असम्बली आरिफ मसूद से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में जब से एनपीआर को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की बहस जारी हो गई है। भोपाल से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर इसको रिजेक्ट करने का जो ऐलान किया। उनसे बात करते हैं कि आपकी अपनी सरकार है तो रिजेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये गजट गलत हुआ और ये इलीगल कानून है। गजट नहीं होना चाहिए था और अधिकारियों को देखना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। क्योंकि जो इसमें रूल्स बनाए गए, पार्लियामेंट ने जो जनगणना का कानून पास करा था उसमें रूल्स नहीं थे। जो रूल्स बाद में इन्होंने 6 अभी बना लिए हैं, वो 6 रूल्स इलीगल हैं, जो जनगणना के नियम के विपरीत हैं, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग 24 के बाद एक बड़ा जलसा भी करेंगे भोपाल में, जिसमें हिंदुस्तान के संविधान सुरक्षा आंदोलन के हमारे बड़े नामवर लोग शामिल होंगे। जस्टिस कोलसे पाटिल हैं, राजरतन अम्बेडकर जी को हम आमंत्रण दे रहे हैं, प्रकाश अम्बेडकर को दे रहे हैं, वामन मेश्राम जी को दे रहे हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना वली रहमानी, तमाम हम जिम्मेदारों को बुलाएंगे और मध्य प्रदेश पूरा जिम्मेदारों के साथ यहाँ जमा होगा और यहाँ से हम मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखेंगे। अगर निर्णय नहीं होता तो निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। तो आपने कहा कि निर्णय नहीं हो तो आंदोलन करेंगे। उस इकबाल मैदान में आपने दिग्विजय सिंह को बुलाया, तो उसी इकबाल मैदान में दिग्विजय सिंह ने कहा था जहाँ जहाँ कांग्रेस की शासित सरकारें हैं वहाँ पर एनपीआर लागू नहीं होगा, तो फिर ये कैसे होगा? यही एक बड़ा चिंता का विषय है, इसीलिए इस बात पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान दिलाया जाएगा। और आज प्रेस के माध्यम से ये बात करने का भी मकसद यही था कि ये बात देखी जाए कि सरकार को बदनाम करने का कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनको कम से कम कार्रवाई होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कि जब ऑलरेडी सोनिया गांधी जी से तो बड़ा हमारा कोई नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुकी हैं कि इन तीनों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारी सरकार में हमारे यहाँ इस तरह का गजट हो जाता है तो ये शर्मनाक बात है। अगर आपकी सरकार इसको नहीं मानती तो फिर आपका कदम क्या होगा? आंदोलन से बड़ा कोई कदम नहीं है। गांधी जी ने आंदोलन का रास्ता दिखाया, आंदोलन करेंगे और ये तो तीनों कानून रिजेक्ट होके रहेंगे। तो क्या घर घर आप जाएंगे? बिल्कुल, पूरे घर घर जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हलीम साहब हैं, मुनीर भाई हैं, हमारे और दीगर बहुत सारे लोग हैं, हरदेनिया जी हैं, आनंद मोहन माथुर साहब इंदौर से लीड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे बड़े जिम्मेदार हैं मध्य प्रदेश के। इन सबको एकत्र करके एक टीम बनाकर हम मध्य प्रदेश के लोगों को जमा करेंगे। क्या स्लोगन देंगे? नो एनपीआर, नो एनआरसी। हम देखते हैं कि यहाँ पर आरिफ मसूद साहब का साफ कहना है कि इस मामले को लेकर जो है वो कमलनाथ जी से मुलाकात करेंगे और इस पर अगर नहीं होता है तो जनता की अदालत में जाएंगे। कैमरामैन शेख अफजल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज बनारस में अवाम से खिताब करते हुए कहा था कि उनकी हुकूमत शहरी तरमीमी कानून पर एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाली। इस बयान पर मरकजी वजीर बराए तरक्याती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए अवाम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बनारस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो 370 और सीए के मामले पे जो है वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, अपने स्टैंड पर कायम रहने वाले हैं। मुख्तार अब्बास किसी के खिलाफ नहीं है और हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है, ये बात बार बार सरकार कह चुकी है। और मुझे लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग इसको जो है वो अपने दुष्प्रचार कर रहे होंगे, तो उनका अपना काम है। सियासत में जो है वो जो लोग हैं वो अपना काम करते हैं, सरकारों को अपना काम करना चाहिए। थैंक यू। तेलंगाना काबीना ने शहरी तरमीमी कानून को मनसूख करने के लिए तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया है। कल वजीर आला केसीआर की क़यादत में प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान शहरी तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अहम फैसले लिए गए।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीनी इजलास मुनक़िद हुआ। तकरीबन 6 घंटों तक मुनक़िदा इस इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। शहरी तरक्की के अलावा बजट और दीगर अहम मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। KCR काबीना ने शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने के लिए तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करने का भी ऐलान किया। इस दौरान काबीना ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो शहरियत तरमीमी कानून में मजहबी बुनियादों पर इम्तियाज न बरतें, तमाम मजाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ यकसां और मसावी सलूक करें। KCR काबीना ने शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने की मरकज से अपील की। काबीना ने फैसला किया कि इस ज़िम्न में तेलंगाना असेंबली में केरल, पंजाब, राजस्थान और मगरबी बंगाल असेंबलियों की तर्ज पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। KCR का कहना है कि इस कानून के जरिए सेक्युलरिज्म को खतरा है। एक जानिब वज़ीर आला KCR शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि तेलंगाना में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतिजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। CAA, NRC और NPR के मुखालिफ जो विरोध देश भर में हो रहा है, महज इसका एक ही मकसद है कि मोदी और अमित शाह की जो भाजपा सरकार है वो इस काले कानून को वापस ले। लेकिन वो लोगों की जिद जो है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यकीनन वो यही चाहते हैं कि देश की जनता परेशान हो और देश की जनता के ऊपर जुल्म ठाने का वो मुकम्मल इरादा कर चुके हैं। हम लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई पब्लिक को जो है हमसे परेशानी नहीं है और हम ट्रैफिक का भी बिल्कुल ख्याल करते हुए बगैर नारेबाजी के सिर्फ हम लाइट बंद करके, हमारा एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, हम वो 15 मिनट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर पुलिस के जो पुलिस का अमला है वो पुलिस का अमला आके जो है हम पे थोड़ा प्रेशर कर रहा और जो है यहाँ पर एक कशीदगी का माहौल पैदा हो रहा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक, दिल्ली व दीगर रियासतों में एहतिजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। अदालत से इजाजत लेने के बावजूद तेलंगाना में पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दी जाती है। हद तो यह है कि एहतिजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में महरूस रखा जाता है। रियासत की अवाम ने हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। केरल में एक मस्जिद में हिंदू जोड़े की शादी के बाद केरल के केसरगोड से एक और कौमी यकजहती की शानदार मिसाल सामने आई है। यहाँ अब्दुल्ला और खदीजा नामी जोड़े ने अपनी गोद ली हुई बेटी राजेश्वरी की शादी हिंदू रस्म रिवाज से भगवती मंदिर में करवाई। राजेश्वरी की शादी विष्णु प्रसाद से हुई है। यहाँ अब्दुल्ला और खदीजा अपनी बेटी राजेश्वरी को लेकर पहुंचे। इस मुस्लिम जोड़े ने राजेश्वरी के वालिदैन के इंतकाल के बाद राजेश्वरी को गोद लिया था। राजेश्वरी के वालिद अब्दुल्ला खेत में काम करते हैं।